नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी। आज बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री ने 2024 में भी हमारा बजट पास दिया था। बजट 2025 आने वाला है। इसमें उन विषय पर हम चर्चा करें। कुछ विषय हमने लिए हैं पुराने बजट के। अब ये सोचना आपका कार्य है कि आप इसको देखिए कि बजट मध्यम वर्गीय के लिए है या नहीं है, या मध्यम वर्गीय पिछले बजट से कितना फायदा हुआ था, आने वाले बजट में क्या आशाएं हैं हमारे देश को, ये सोचने का विषय है। अभी कुछ चीज़ें हम याद दिला दें जीएसटी के बारे में। जीएसटी मनमोहन सिंह भी लाने वाले थे, पूर्व श्रद्धेय मनमोहन सिंह, जो उनको श्रद्धांजलि हमारी। वो कुछ दूसरे रूप में लाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किया गया तो जीएसटी नहीं लाए। आज जीएसटी लाई तो गई है। अभी 55वीं जीएसटी मीटिंग हुई, उसमें एक नई चीज की बात आई कि साहब जो पुरानी कारें बेची जाएंगी उस पर 18% टैक्स लगेगा। 18% टैक्स जो लगेगा वो ऐसे नहीं लगेगा। मैं अगर 15 लाख की गाड़ी खरीदी है और मैं 2 लाख गाड़ी बेची है तो 13 लाख जो है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो मध्यम वर्गीय कहाँ गाड़ियाँ बेच पाएगा? जितने गाड़ी बेचेंगे नहीं उससे जीएसटी सरकार को देनी पड़ेगी। ये भी हवाई है, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री को नहीं देखना चाहिए था, चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। हमारा उद्देश्य इतना है। आज स्वास्थ्य सेवाओं में जीएसटी लगी हुई है। आप दवा लेने जाइए, उनमें जीएसटी लगी हुई है। किसानों में ट्रैक्टर वगैरह खरीदने में जीएसटी लगी हुई है। दही से लेकर सभी चीज़ों में जीएसटी लगी हुई है। तो मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब नमक पर कर लगाया था अंग्रेजों ने, तो महात्मा गांधी जी ने इसका नमक आंदोलन चल के बहुत बड़ा विरोध किया था, और शायद देश की पूरी जनता उनके साथ में आई थी इस आंदोलन में। तो आज जिस तरह से जीएसटी लगाई जा रही है, हर छोटी चीजों पर जीएसटी लग रही है, उसका सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव मध्यम वर्गीय के ऊपर पड़ रहा है। प्रभाव आप आरओ लगवाते हैं घर में, पानी शुद्ध नहीं है, इसकी वजह से आरओ लगवाए जाते हैं। अगर उसका फिल्टर चेंज कराइए तो 700-800 रुपए का जीएसटी उसमें आ जाता है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें जीएसटी लग रहा है। पॉपकॉर्न देख लीजिए, 3 प्रकार की जीएसटी लग रही है। तो मैं चर्चा कर रहा था अभी बजट की। 2024 में बजट जो था, चूंकि हमारे मध्यम वर्गीय की मेन हमारी है नौकरी का, वो किसी रूप में नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, एक नौकरी उसका एक जरिया रहता है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो 2024 में दिया गया था कि 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख पे, 3 से 7 लाख में 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख पे 10% है, 10 से 12 पे 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख पे 20% टैक्स है, 15 लाख से और ऊपर 30% टैक्स है। एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी अगर 15 लाख रुपए कमाता है तो 4.5 लाख रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या उचित है या ये सही है क्या? जहां तक मैं सोचता हूं, जिस तरह के जो इसमें जो कर लगाए गए हैं, जो टैक्स लगाए गए हैं, ये शायद मध्यम वर्गीयों के लिए सही टैक्स नहीं है। अब आप आइए व्यापारियों में। व्यापारी अगर कोई करोड़पति व्यापारी है, उसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की तो उस पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। व्यापारी पे 1 करोड़ पे 30% टैक्स लगाया जा रहा है। और यहीं पे जो हमारे मूल वेतन वाले कर्मचारी हैं, जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और उनपे अब आप 15% का टैक्स ले लेंगे, 15 लाख पे 4.5 लाख रुपए ले लेंगे, तो उसका कैसे काम चलेगा? ये शायद सरकार इस चीज को नहीं सोचती। मैं चाहता हूं कि जो 2025 में बजट आए, सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इस तरह के जो टैक्स जो होते हैं वो आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए सही नहीं है। और इसी तरह से आप देखिए, अगर हम कोई चीज
खरीदने जाते हैं, बेसिक पे कितना टैक्स लगेगा? बेसिक पे टैक्स है 12%। काइंड ऑफ फनी आइटम्स जैसे छोटी कारें हैं, इस टाइप कारें जो हैं उनमें 18%। अब जैसे बड़ी कारें हैं उनमें 28% का टैक्स लगेगा। अब इसी तरह हमारा जो अगर हम कोई चीज लेते हैं, एक साल में अगर हमने कोई टैक्स देना है तो उस पर 20% टैक्स आएगा। अगर हमने कोई प्रॉफिट किया एक साल में किसी चीज का तो उस पर 20% टैक्स आएगा एक साल के अंदर। अब एक साल के अगर बाद चले जाएंगे आप, एक साल बाद आएगा अगर, तो 12.5% टैक्स है। तो इस तरह से आप देखिए कि सैलरी अमाउंट जो हमारे आते हैं, जो सैलरी लोग लेते हैं, उस पर इतना लंबा टैक्स। तो ये चीजें थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री तो हमारी जो है कहना नहीं चाहिए। बेंगलुरु कोर्ट ने उन पर FIR कर दी कि इलेक्टोरल वार्ड में जबरन वसूली करते हैं। खैर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह उस जगह ध्यान न देके अगर उन्होंने इन चीजों में ध्यान दिया होता तो शायद आज देश की हालत दूसरी होती। आज देश की जो समस्याएं हैं, देखिए मेन समस्या शिक्षा का है, स्वास्थ्य भी आपने GST लगा दी। तो शिक्षा में क्या हुआ? 1,16,04,41 रुपए का इन्होंने दिया था कि साहब हम जो हैं इतना खर्चा करने के लिए शिक्षा पे होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? 1,16,717 करोड़ रुपए का दिया था, खर्चा कितना हो पाया? 1,08,878 रुपए। तो ये जो क्या चीज है, आप शिक्षा के बजट में पैसा कम खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश को आगे बढ़ना है। जितनी भी सरकारें रही हो, हम कहते हैं जो भी सरकारें रही हो, जितनी भी सरकारें रही हो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हों, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह जी हो। मनमोहन सिंह ने 1991 में हमारा सोना गिरवी हो गया था, उसको वापस लाया। आर्थिक नीतियों में इतना चेंज किया कि शायद आर्थिक नीतियां हमारी कुछ सुरक्षित हैं, उसका लाभ हमारे इस सरकार को भी मिल रहा है। तो इस तरह की जो आर्थिक नीतियां बनती हैं, पहले आर्थिक नीतियां बनती थी हमारे मध्यम वर्गीय को देख के, लेकिन आज की जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं वो करोड़पति बिजनेसमैन को देख के बन रही हैं। तो जो अंतर ये वित्त मंत्री कर रहे हैं दो तरह का, इसमें कौन पिसता है? भाई आप अगर GST हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उसमें आप GST खत्म नहीं कर रहे हैं तो किसको नुकसान हो रहा है? ये देखना चाहिए। ये देखना चाहिए वित्त मंत्री को। आप इस तरह के टैक्स, इस तरह के GST लगा के आप मध्यम वर्गीय के लिए जो एक नया इतिहास जड़ रही हैं, शायद आने वाले दिनों में आपको अब इस तरह का आदमी ध्यान रखेगा, याद रखेगा कि एक वित्त मंत्री वो भी आई थी जिन्होंने इस तरह का टैक्स लगाए कि आम जनता के लिए परेशानी का सबब पैदा कर दिया। अब देखिए एक चीज और बताते हैं हम आपको। केंद्रीय गवर्नमेंट होती है, उसके पास पैसा कहां से आता है? पैसा आने की भी इनके पास तमाम जगह होती हैं जहां से पैसा लिया जाता है। उसमें नंबर 1 होता है 9% जो लेते हैं टैक्स रिसीप्ट से लेते हैं। 19% इनकम टैक्स के माध्यम से 19% टैक्स आता है इनके पास। 18% GST अदर से आता है। 1% आता है कैपिटल रिसीप्ट से, डेबिट कैपिटल रिसीप्ट से 1% आता है। 4% आता है कस्टम से। 17% आता है कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, 17% उससे आता है। यूनियन एक्साइज से आता है हमारा 5% टैक्स। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है 27% का टैक्स। अब हमारा जो देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 112 है वो क्या कहता है? देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। प्रोसीजर इन फाइनेंशियली मैटर्स, साफ साफ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें नंबर 1 पे है, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड
expenditure of the Government of India for that year. In this part, revert to as the annual financial statement. ये होता है। दूसरा है the estimates of the expenditure embodies in the annual financial statement shall show separately. वो नंबर आता है ऐसे। A the sums required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of the India. अब दूसरा इसका B, the sum required to meet other expenditure proposed to be made from the consolidated fund of India. ये इसका है हमारे आर्टिकल नंबर 112 एंड सेल्ड डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यू अकाउंट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। नंबर 3 द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्जेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। नंबर ए द emoluments and allowance of the president and other expenditure relating to his office. Number B, the salaries and allowances of the chairman and the deputy chairman of the Council of States and the speaker and the deputy speaker of the House of the People. Number C, debit charges for which the Government of India is liable, including interest, sinking funds charges and redemptions charges and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemptions of debit. तो देखिए ये हमारे जो संविधान है 12 आर्टिकल जो है उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि किस तरह से हमें क्या करना है। अब आज की डेट में 2025 में फिर हमारा आने वाला है, तो वित्त मंत्री को सोचना चाहिए कि जो सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो सैलरी बेस्ड हैं, क्योंकि आज सरकारी नौकरियां नहीं है, रोजगार के जो वादे किए थे माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो वादे शायद पूरे नहीं हो पाए। महंगाई पे कंट्रोल करने की बात की थी 2014 में, तो महंगाई भी आज कंट्रोल नहीं है। तो आम जनजीवन स्वस्थ कैसे रहे, स्वास्थ्य कैसे पाए, स्वास्थ्य लाभ कैसे पाए, शिक्षा कैसे ले, ये विषय सोचने का होता है सरकार का। तो सरकार इस पे अगर गहन चिंतन करेगी, देखिए बहुत से वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रियों ने अपनी बात की, अपना बजट रखा, लोग उनको याद करते हैं। बहुत से प्रधानमंत्री आए जिन्होंने पीसीओस बनवाए, आईआईएम बनवाए, आईआईटीज बनवाई, मेडिकल कॉलेज बनवाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गांव में सेवा होती थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, तमाम ऐसी चीजें थी जिन्होंने बनवाए। तो आज उन लोगों को जनता याद रखती है। आयुर्वेद संस्थान बने जहां रिसर्च होती है, कोयले का इंजन चलता था, आज हमारा इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहा है। पटरी की कितनी लाइन थी, आज कितने 2 लाख किलोमीटर से ऊपर लाइन हो गई है। तो ये चीजें जो की जाती हैं, ये आने वाली जनता ध्यान रखती है इसको। तो यही मैं चाहता हूं कि 2025 में जो माननीय वित्त मंत्री अपना बजट दें, वो बजट ऐसा बजट दें कि आम जनमानस को उनके बजट का लाभ मिले। इस तरह का बजट ना दें कि 1 करोड़ रुपए पे हम 30% ले रहे हैं व्यापारी का और 15 लाख पे हम 30% ले रहे हैं सैलरी पेड को। इस तरह के बजट में थोड़ा ध्यान रखें, यही मेरी आशा है माननीय वित्त मंत्री से। जय हिंद, जय भारत।